गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आप लोगों के सामने में पूर्व की तरह 9th क्लास का बायोलॉजी का एक नया टॉपिक्स न्यूक्लियस शुरू करने जा रहा हूँ, जिसको हिंदी में कहते हैं केंद्रक। यह न्यूक्लियस किसी भी लिविंग सेल्स के लगभग बीच में रहता है और यह न्यूक्लियस या तो गोलाकार हो सकता है या अंडाकार होगा या एलिप्टिकल भी हो सकता है, क्योंकि हर एक प्राणी में के हर एक सेल में अलग अलग टाइप के न्यूक्लियस होते हैं। तो यह न्यूक्लियस हर एक सेल में पाया जाता है। जिस सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा वह सेल डेड माना जाता है। क्यों कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है वह न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए के रूप में रहता है और वह कोशिका के अंदर होने वाली अनंत क्रियाओं का कंट्रोलर कहलाता है। अर्थात जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं सेल को, एक लिविंग सेल के लिए, वे सारी क्रियाएं न्यूक्लियस के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। अर्थात न्यूक्लियस के बिना किसी भी सेल की कल्पना नहीं की जा सकती है, अर्थात वह डेड होगा। तो डेड जब होगा तो फिर उसमें कोई क्रिया नहीं हो सकती है जो जीवन के लिए आवश्यक है। तो जीवन के लिए जितनी भी आवश्यक क्रियाएं हैं वे सारी क्रियाएं एक सेल के अंदर न्यूक्लियस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सो न्यूक्लियस इज द मास्टर ऑर्गेनेल्स ऑफ द एनी सेल। अब यह न्यूक्लियस कैसा होता है? तो न्यूक्लियस की जो बनावट होती है वह डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन की बनी होती है। उस डबल लेयर मेम्ब्रेन में क्या होता है कि चारों तरफ से राइबोसोम्स उसके चारों तरफ बिखरे हुए रहते हैं, जैसा कि पिक्चर में यहाँ दिखलाया गया है। सबसे ऊपर में राइबोसोम लिखा गया है। न्यूक्लियस दीवार के ऊपर में चारों तरफ से राइबोसोम स्कैटर्ड फॉर्म में या स्टिकी फॉर्म में लगे होते हैं। जिस राइबोसोम का फंक्शन होता है कि वह प्रोटीन सिंथेसिस, बायोजेनेसिस ऑफ प्रोटीन का कार्य करता है। अर्थात प्रोटीन को बायोलॉजिकल सिस्टम में बायोलॉजिकल मेथड्स के द्वारा, प्रोसेस के द्वारा वह प्रोटीन बनाता है, जिस प्रोटीन का उपयोग कोशिका, पूरे कोशिका में और कोशिका के बाहर जहाँ पर जीवन के लिए आवश्यक जो भी प्रोटीन है उसकी सप्लाई इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के माध्यम से किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं राइबोसोम का फंक्शन। तो वो राइबोसोम कोशिका के चारों तरफ आउटर वॉल पर बिखरे रहते हैं। अंदर में भी ये रहते हैं लेकिन बाहर में तो रहते ही रहते हैं। अब यह जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेनस डबल लेयर्ड न्यूक्लियर वॉल जो होता है यह पोरस होता है, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखलाई देता है। उसी पोर के द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स का काम होता है। आप जानते हैं कि डिफ्यूजन और ओस्मोसिस की क्रियाएं ईच एंड एवरी नैनो सेकेंड एक किसी भी लिविंग सेल के अंदर होता रहता है और जब तक वह होता रहेगा तब तक सेल लिविंग माना जाता है। जब बंद हो जाएगा तो सेल डेड माना जाएगा और जीवन जिस ऑर्गेनिज्म का वह सेल होगा वह ऑर्गेनिज्म का भी एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस का बड़ा ही योगदान है। अब यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है, जो पोरस होता है, जिस होकर के एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ओस्मोसिस की क्रिया होती है, मटेरियल का एक्सचेंज होता है, इसके नीचे अब क्या है कि एक लिक्विड पदार्थ होता है
उस लिक्विड पदार्थ में को हम लोग सेल सैप कहते हैं, या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, या केंद्रक रस कहते हैं। तो इस न्यूक्लियर सैप में एक नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है। यह नेटवर्क यानी जालिकावत रचना पाई जाती है। इस नेटवर्क स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वे कहीं मोटे होते हैं और कहीं पतले होते हैं, मकड़ी के जाल के जैसा। पतले जो होते हैं और या मोटे दोनों मिल करके, दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क, जो जेनेटिक मटेरियल के बने होते हैं। अब ये क्रोमेटिन नेटवर्क जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। जहाँ पर पतले नेटवर्क होते हैं उसको हम लोग कहते हैं यूक्रोमेटिन, और जहाँ मोटे होते हैं उसको कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। दोनों ही जेनेटिक मटेरियल के बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं, जो किसी भी जीव के हेरिडेटरी कैरेक्टर्स को वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में ले जाने के लिए आवश्यक होता है, जिसकी रचना डीएनए से होती है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं और आरएनए को राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अब इस नेटवर्क के अंदर में एक और लाल ग्लोबुलर रचना होती है। उस लाल ग्लोबुलर रचना को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं हम लोग? न्यूक्लियोलस। वह न्यूक्लियोलस के अंदर में केवल आरएनए ही पाए जाते हैं। वह आरएनए क्या करता है कि प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है, और प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया करने के लिए राइबोसोम की आवश्यकता होती है, जो राइबोसोम कोशिका में पाई जाती है। और प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद वह जो प्रोटीन होता है, बायोलॉजिकल प्रोटीन होता है, वह लिविंग बायोलॉजिकल सिस्टम में आवश्यकता के अनुसार सेल के द्वारा एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे और से तीसरे टिश्यूज ऑर्गन्स में पहुंचाए जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एक न्यूक्लियस के अंदर में क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहला बाहर में राइबोसोम पाया जाएगा, और न्यूक्लियस की दीवारें डबल लेयर्ड होती हैं, वह पोरस होती हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। उस होकर के उस पोर्स होकर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, एक्सचेंज ऑफ लिक्विड मटेरियल्स होता है, और उस न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन के अंदर में एक न्यूक्लियर नेटवर्क होता है, जो नेटवर्क क्रोमेटिन नेटवर्क कहलाता है। वह दो प्रकार का होता है। पतला जो नेटवर्क होता है उसे यूक्रोमेटिन कहते हैं, मोटे वाले को हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। इसकी रचना भी डीएनए के द्वारा होती है, जो कि हेरिडिटरी मटेरियल के लिए बहुत आवश्यक है। यह जीव के इंफॉर्मेशन को वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचाता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यह नेटवर्क एक जेनेटिक मटेरियल का बना होता है। दूसरी उसमें रचना होती है कि न्यूक्लियोलस, जो कि लाल रंग की होती है, उसके अंदर आरएनए पाया जाता है, और आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, जिससे कि कोशिका के डिफरेंट पार्ट्स में प्रोटीन की क्षतिपूर्ति की जाती है। और किसी भी लिविंग सेल के लिए न्यूक्लियस की बहुत आवश्यक है, और यह न्यूक्लियस मास्टर ऑर्गन कहलाता है किसी भी सेल का, क्योंकि बिना न्यूक्लियस का सेल का फंक्शन, सेल का कंट्रोलिंग, सेल के अंदर बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती है प्रॉपर वे में। अर्थात बिना न्यूक्लियस का हम किसी सेल की कल्पना नहीं कर सकते, और किसी सेल के बिना हम किसी ऑर्गन की कल्पना नहीं कर सकते, और किसी ऑर्गन सिस्टम के बिना हम किसी जीव की कल्पना नहीं कर सकते। तो इस तरह से हमारा न्यूक्लियस बहुत ही इम्पोर्टेंस है लिविंग बींग्स के किसी भी सेल के लिए। और यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, लिखा है ऊपर में न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस इज ए डबल लेयर्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर विच इज पोरस इन नेचर
In the inner side of membrane, a network is found which is called chromatin network, and it is of two types. One is euchromatin, which is thin, and another is thick, which is called heterochromatin. In the nuclear sac, a red globular structure is found called nucleolus, and which is the main site of protein synthesis, and chromatin is the genetic material and is responsible for the heredity. तो इस तरह से हम लोग न्यूक्लियस के बारे में जाने। अब दूसरे दिन हम लोग न्यूक्लियस के बाद दूसरे टॉपिक्स पर विचार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।